हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज़ इंद्र विक्रम और इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ रेनेसांस के कंसेप्ट के बारे में। अब आप कहेंगे कि अभी तक जो हमारा चैप्टर 7 है, पूरे वीडियो में तो हमने रेनेसांस के बारे में डिस्कशन किया है, तो अब इस वीडियो में क्या हम डिफरेंट करेंगे, क्या हम अलग करेंगे। तो ये जो वीडियो है वो आप रेनेसांस के एक्चुअल जो नोशंस हैं, कंसेप्ट हैं, उसको एग्जामिन करेगा। यानी क्या वास्तविकता में 14वीं शताब्दी 14th सेंचुरी में जो यूरोप में चेंजेस हो रहे थे उनको रेनेसांस कहना जायज़ रहेगा? क्या जो ये रेनेसांस का कंसेप्ट दिया गया वो किस हद तक यूरोप के लिए सच है, सही है, और किस हद तक यूरोपियंस जो है वो डार्क एज में थे, डार्क एज से यानी मिडिवल एज से वो मॉडर्न एज में आए, और क्या उसमें जो ये कंसेप्ट दिया गया कि यूरोपियंस का पुराना टाइम जो है, जो ट्रू सिविलाइजेशन का था, वो ह्यूमनिस्ट था, और उसके बाद फिर जो डार्क फेजेस पे आए सब भूल गए, और उसके बाद वो मॉडर्न फेजेस में आए तो रिवाइवल हुआ। इसके साथ साथ क्या सही मायने में सिर्फ और सिर्फ यूरोप के लोग ही हैं जो एक तो भूल गए और उसके बाद वापस से उनको जो है वो उनका मेमोरी जो है वो रिगेन हो गया? क्या कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स इस पर रिस्पॉन्सिबल नहीं है? तो जब जब रेनेसांस का एक डिस्कशन किया गया उसमें इन चीज़ों को पॉइंट आउट किया गया कि यूरोप रोमन एम्पायर के दौरान जो ग्रीक और लैटिन कल्चर्स थे, रोमन कल्चर्स थे, इस दौरान वो एक बहुत डेवलप था, सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली काफ़ी डेवलप था, और जो मॉडर्न व्यू है वो बेसिकली रोमन एम्पायर में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था। लेकिन बाद में यूरोप के डिसइंटीग्रेशन के समय, या मैं कहूँ रोमन एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन के समय, जब यूरोप छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा, और स्पेशली जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर है, वेस्टर्न रोमन एम्पायर में जब फ्यूडलिज्म का दौर आया, वेस्टर्न रोमन एम्पायर में जब यूरोपियन हिस्से टूटे और वहाँ फ्यूडलिज्म का दौर आया, तो इस फ्यूडलिज्म के दौर ने उन सारी कल्चर्स और उन सारे कस्टम्स को जो रोमन एम्पायर के थे उनको जो है वो वैनिश कर दिया, और उसके बाद फिर जो है वो वापस से रिगेन करेंगे अपनी कॉन्शियसनेस को जब यूरोप में चेंजेस होंगे। फोर्थ क्लास यानी ट्रेडर्स और रिच क्लास का जो इमर्जेंस होगा वो इटालियन स्टेट्स में अपने एक नए कंसेप्ट को डेवलप करेगा, और इस तरीके से थोड़ा बहुत ट्रेड भी इसमें कंट्रीब्यूट करेगा। जो यूरोपियन लोग हैं वो वेस्टर्न के जो लोग हैं वो इटालियन स्टेट्स के साथ ट्रेड में जब कंट्रीब्यूट करेंगे, व्यापार करते करते उनको इन शहरों पर जब वो आएंगे, रहेंगे, और यहाँ के लोग जब नए स्कॉलर्स को पैट्रोनाइज करेंगे, आर्टिस्ट को, आर्किटेक्चर्स को पैट्रोनाइज करेंगे, तो वो एक नया दौर शुरू हो जाएगा। मतलब कुल मिला के यूरोप की सारी कहानी को यूरोप में ही पूरा घुमा दिया गया, और जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हैं उनको थोड़ा सा साइडलाइन कर दिया गया। तो कितने हद तक जो रेनेसांस का कंसेप्ट है वो सच है, ये पूरा हम समझेंगे आज के वीडियो में। तो शुरू करते हैं। देखो, रिकंसीडर द कंसेप्ट ऑफ रेनेसांस, यानी चलिए अब हम जो है वो रेनेसांस के कंसेप्ट को रिकंसीडर करते हैं। रिकंसीडर में यानी हम वापस से उसको समझते हैं, क्योंकि अभी तक हमको जो बताया गया हमें अभी तक जो बताया गया वो क्या बताया गया कि यूरोप में क्या हुआ, एक रिवाइवल हुआ, यूरोप में रीबर्थ हुआ। ठीक है, रिवाइवल और रिबर्थ किस चीज का? तो ये जो शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं रिवाइवल और रिबर्थ, मीन्स समथिंग वाज ऑलरेडी देयर बट फॉर टाइम बीइंग वो चीज डिसअपेयर हो गई, और डिसअपेयर होने के बाद कुछ सालों बाद अचानक से ना भी कहें, धीरे धीरे लोगों ने रीगेन कर लिया। ठीक है, यानी कुछ चीजें ऑलरेडी प्रेजेंट थी और कुछ प्रैक्टिसेस ऑलरेडी प्रेजेंट थी, उन प्रैक्टिसेस को पहले भुला दिया लोगों ने और इसके बाद उनको वापस से जीवित कर लिया, उनका पुनर्जन्म हुआ, वो रिवाइव होनी शुरू हो गई। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट जो है वो एक उस जमाने में फिलोसोफर है, ठीक है, वो फिलोसोफर है बर्कहार्ट, इस फिलोसोफर ने दिया, और इसका कहना ये था कि जो 5th सेंचुरी है, 5th सेंचुरी से लेके 14th सेंचुरी तक का जो टाइम है ये एक्चुअली डार्क एज का टाइम है या मिडिवल का टाइम है, और इस दौरान यूरोप जो है बेसिकली पुराने रोमन लिगेसी को भूल गया, और पुरानी रोमन लिगेसी को भूल के यूरोप में मध्यकाल स्थापित हुआ, जो कि फ्यूडल व्यवस्था के ऊपर आधारित था, सामंतवादी व्यवस्था के ऊपर आधारित था, और इस सामंतवादी व्यवस्था ने समाज को बंद कर दिया, समाज की प्रगति को बंद कर दिया। क्लियर है? ध्यान रखिएगा।
तो अब हम इसको थोड़ा सा तोड़ के देखते हैं। कैन वी सी दिस पीरियड एज अ मार्किंग अ शार्प ब्रेक विद द पास्ट एंड द रिबर्थ ऑफ आइडियाज फ्रॉम ग्रीक एंड रोमन ट्रेडिशंस। यानी रेनेसा के पीरियड को, रेनेसा के समय को हम जो है वो तोड़ के देखते हैं अब रेनेसा के पहले के समय को और रेनेसा के बाद के समय को। यानी रेनेसा के समय का जो के पहले का समय है जिसमें ग्रीक, यूनानी आइडियाज और रोमन परंपराएं स्थित थी, तो उनकी वजह से एक बहुत सभ्य समाज का विकास हुआ था, बहुत अच्छे सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सेटलमेंट्स थे, प्रॉस्परस था एरिया, फ्लोरिश था एरिया। लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, वो मैंने कहा डार्क एज आ गई, फ्यूडलिज्म एस्टैब्लिश हुआ। बाद में यूरोप ने क्या किया, वापस से रिगेन किया अपने पास्ट को, और जब पास्ट को रिगेन किया तो उन्होंने उन आइडियाज को रिवाइव किया या रीबर्थ किया, उन आइडियाज को पुनर्जीवित किया, ठीक है, या पुनर्जन्म दिया, जो आइडियाज रोमन और यूनानी ट्रेडिशन से आते थे। क्लियर है? ये बेसिकली रेनेसा का कॉन्सेप्ट हो गया। लेकिन बर्कहार्ट के इस कॉन्सेप्ट को बाद के बहुत सारे इतिहासकारों ने चुनौती दी। अब और क्या, इंग्लैंड के पीटरबर्ग, ठीक है, तो अगर दूसरे कहीं बाहरी इतिहासकारों ने इसे चुनौती दी होती तो शायद आप कह देते कि ठीक है, हम मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। यूरोप के इतिहासकारों ने इस मत को चुनौती दी, जैसे पीटरबर्ग ऑफ इंग्लैंड। इन्होंने क्या सजेस्ट किया, ही हैव सजेस्टेड दैट बर्कहार्ट, जो बर्कहार्ट है बेसिकली वो क्या एग्जेगरेट कर रहा है, बढ़ा चढ़ा के बता रहा है, ठीक है, जो चीजें नहीं थी उन चीजों को भी बढ़ा चढ़ा के बता रहा है, एग्जेगरेटिंग द शार्प डिफरेंस। तो बर्कहार्ट का ये कहना कि 14th सेंचुरी के बाद जो रेनेसा का समय आया है ना, 14th सेंचुरी के बाद जो यूरोप में चेंजेस आए, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चेंजेस हुए बड़े लेवल पर, इन्होंने यूरोप में एक नए मिडिल क्लास या ट्रेडर या मर्चेंट क्लास को जन्म दिया। ट्रेड और कॉमर्स फलने फूलने लग गया, और जैसे जैसे और वेस्टर्न यूरोप के लोग पुराने आपके बाइजेंटाइन एम्पायर के कुछ महान शहरों के कांटेक्ट में आए जो कि ट्रेड में बहुत आगे थे, जैसे इटालियन स्टेट्स जैसे कि वेनिस हो गया, फ्लोरेंस हो गया, ठीक है, जेनोवा हो गया, तो यहाँ पर एक अलग ही तरह का कल्चर था। धीरे धीरे वहाँ के लोग यहाँ पे शिफ्ट होने भी शुरू हुए, और यहाँ पर जो ट्रेडर्स थे, जो कॉमर्शियल जायंट्स थे, उन्होंने स्कॉलर्स को पैट्रोनाइज किया, और इस तरीके से यहीं से इन शहरों से एक नई परंपरा शुरू हुई, एक नई ह्यूमनिज्म का कंसेप्ट आया, जिसने यूरोप को हेल्प करी उन पुराने रोमन कस्टम और ग्रीक ट्रेडिशंस को रिगेन करने में, जो पहले से ही एस्टैब्लिश थे। क्लियर है? इसका मतलब बर्कहार्ट ये कहता है कि एक टाइम था जो डार्क पीरियड का था, और वो टाइम जो है यही रेनेसा का टाइम पीरियड है। ठीक है, तो इसके बाद का रेनेसा के बाद का जो टाइम पीरियड है, ठीक है, वो मॉडर्न में काउंट हो जाता है, और रेनेसा के पहले का जो टाइम पीरियड है वो मिडिवल में काउंट हो जाता है। ठीक है, तो मिडिवल या मैं कह दूं डार्क पीरियड, और उसके जस्ट बाद वाला 15th सेंचुरी के जस्ट बाद वाला 5th से 14th सेंचुरी तक का जो टाइम पीरियड है वो डार्क पीरियड हो गया, मिडिवल का पीरियड हो गया, और 15वीं से उसके बाद मॉडर्न का पीरियड हो गया, यानी आधुनिक काल का समय शुरू हो गया। अब ये कौन कह रहा है? ये बर्कहार्ट कह दिया। उसने क्या किया? ये शार्प डिफरेंस क्रिएट किया, ठीक है, इन पीरियड्स के बीच में, इन समयों के बीच में, रेनेसा के पहले और रेनेसा के बाद का। ठीक है, तो पीटरबर्ग जैसे जो स्कॉलर्स हैं वो इस चीज को एग्जामिन करते हैं। क्लियर है? और ये कहते हैं कि देखो ऐसा है कि ये चीज जो है वो गलत है ना, और उनका ये कहना है कि जो प्री क्रिश्चियन वर्ल्ड है ना, प्री क्रिश्चियन एरा है ना, और जो क्रिश्चियन एरा है, मतलब कुल मिला के वो एक इस तरीके से थ्योरी स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं। ये कौन? बर्कहार्ट जैसे लोग। पीटरबर्ग का कहना है कि प्री क्रिश्चियन टाइम को क्रिश्चियन वन से वो सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं, कि नहीं पहले का समय भी ऐसे ही था। तो बेसिकली इसमें आप ये कह दो कि थोड़ा सा एक वापस से क्रिश्चियनिटी को रीस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई इस व्यू में, कि पुराने समय में जो है वो वही व्यूज थे जो बाद में एक क्रिश्चियन डोमेन वाले एरिया में आए। यानी बाद में जो मिडिवल टाइम में या उसके बाद मॉडर्न टाइम में जो आइडियाज रिवर्थ हो रहे हैं, यही आइडियाज पहले भी थे, प्री क्रिश्चियन टाइम में भी थे, क्योंकि प्री क्रिश्चियन टाइम मतलब रोमन एम्पायर का वो समय जब अभी क्रिश्चियनिटी उतनी ज़्यादा एक्सपांड नहीं हुई थी, क्योंकि धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी जब अपने पीक पे होगी उसके बाद फिर
रोमन एम्पायर जब अपने पीक पर होगा तो उसके बाद क्रिश्चियनिटी वहाँ पर एक्सपैंड हो रही है ना। तो इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना कि अब आगे ये जो कंसेप्ट है रेनेसांस का, इस कंसेप्ट को चेंज किया जा रहा है। इनका कहना था कि स्कॉलर्स इन अर्लियर सेंचुरीज, पुराने शताब्दियों में जो विद्वान थे, जो यूनानी विद्वान वगैरह थे, जो स्कॉलर्स थे, वो रोमन कल्चर से वो लोग वाकिफ थे बहुत अच्छे से। यानी इनके कहने का मतलब ये था कि देखो जो पुराने समय में यूनानी और रोमन संस्कृति थी, इस समय में भी रिलीजन लोगों के जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करता था। समझ रहे हैं आप? मतलब आप ये कह दो कि रोमन एम्पायर के दौरान और यूनानी सभ्यताएं जब प्रचलित थी, उस समय धर्म लोगों के जीवन में हावी नहीं था, या उस समय लोग धार्मिक इंक्लिनेशन वाले नहीं होते थे, तो ये कहना तो गलत हो जाएगा, क्योंकि डार्क एज में बेसिकली यही क्लेम किया जा रहा है। और बर्कहर्ड ये कह रहा है कि जब मिडेवियल टाइम चल रहा था, डार्क फेज थी, उस समय रिलीजन जो है वो ज्यादा डोमिनेटेड था लोगों के विजन में। क्लियर है? तो यहां पर अब उसको बताया जा रहा है कि देखो ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर है? पुराने समय में भी यूनानी सभ्यताओं और रोमन सभ्यताओं में भी आप देखेंगे तो उस समय भी रिलीजन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता था और लोगों के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करता था। मेनी एलिमेंट्स एसोसिएटेड। अब इनका क्या कहना है कि रेनेसांस जो है, यानी पुनर्जागरण जो है, रिवाइवल जो है, रिबर्थ जो है, इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं जो कि इटली में हो रही हैं। ठीक है? वो 12वीं और 13वीं शताब्दी में भी हो रही थी। ध्यान रखिएगा यूरोप में। क्यों? 12वीं और 13वीं शताब्दी का जो टाइम है वो तो मिडिवल का टाइम हो गया, डार्क पीरियड का टाइम हो गया एक तरीके से, और मिडिवल का टाइम हो गया जब, तो आप इसे ट्रेस करेंगे तो यही कहेंगे कि यहां पर कोई भी ऐसा साइन नहीं दिखेगा जो मॉडर्न सेंस से या मॉडर्न एरा से रिलेटेड हो। लेकिन अब जो यूरोपियंस हैं जब इस रेनेसांस के कंसेप्ट को रिविजिट कर रहे हैं और वापस से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या बिल्कुल सही है ये कहना, क्या ये कहना कि यूरोप में पुनर्जागरण हुआ, तो पुनर्जागरण होना कितना सही है, या पुनर्जागरण शब्द इस्तेमाल करना कितना सही है। तो उनका कहना है कि देखो ऐसा कुछ नहीं, 12वीं और 13वीं शताब्दी में भी हमें बहुत सारे ऐसे इंडिकेशंस मिले हैं, बहुत सारे ऐसे साइन मिले हैं, बहुत सारे ऐसे चिन्ह मिले हैं जो रेनेसा के हैं। ठीक है? मेनी एलिमेंट्स एसोसिएटेड विद रेनेसांस इन इटली। इटली में जो रेनेसा हुआ, ठीक है, उसके बहुत सारे साइन आपको 12वीं और 13वीं शताब्दी में भी मिल जाते हैं, क्योंकि 12वीं और 13वीं शताब्दी में भी आपको पता है कि यूरोप में जो चेंजेस हुए थे वो बड़े लेवल पर एग्रीकल्चर वगैरह में चेंजेस हुए थे। ठीक है? और वहाँ पर इन्वायरमेंटल चेंजेस हुए थे। इस दौरान भी नया वर्ग जो है वो डेवलप हो रहा था धीरे धीरे। तो अब इनका ये कहना है कि आप ये कह रहे हो कि 15वीं शताब्दी के बाद जब मॉडर्न टाइम आया तो मॉडर्न टाइम को आपने मॉडर्न कह दिया ना, मॉडर्न कह दिया, इसका मतलब ये वो समय है जब डार्क पीरियड नहीं था, कंप्लीटली लोग एक नए तरीके के वे ऑफ लाइफ में आ गए थे। तो फिर 12वीं 13वीं शताब्दी को हम क्यों जो है वो 12वीं 13वीं शताब्दी में हम क्यों वो एलिमेंट्स ऑब्जर्व कर रहे हैं? क्योंकि आपका कहना है, या बर्कहर्ड जो है वो क्लियर कट क्लासिफिकेशन कर देता है कि 5th से 14th सेंचुरी तक तो क्या है, डार्क फेज है, या ये मिडिवल का टाइम है, यानी रेनेसा उसके बाद ही हुआ। तो अगर रेनेसा उसके बाद हुआ तो उसके पहले के टाइम में भी वैसे ही जीवन के बारे में हमें एविडेंसेस मिलते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं ऐसा कुछ नहीं है कि आप क्लियर का डिमार्केशन करो कि नहीं 14th सेंचुरी के बाद जो टाइम पीरियड आया वो रेनेसांस का, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है? उसके पहले भी वो सिंबल्स या उसके पहले भी कुछ प्रैक्टिसेस थी, उस चेंजेस हुए हैं। जो ये जो मॉडर्न यूरोपियन हमारे हिस्टोरियंस हैं, इनका कहना है ये कि देखो हम चेंजेस को रिफ्यूट नहीं कर रहे हैं कि चेंजेस हुए नहीं हैं, लेकिन आप क्लियर कट डिमार्केशन करके ये कह दें कि रोमन और जो यूनानी सभ्यताओं का दौर था वो बहुत क्लासिकल था या बहुत डेवलप टाइम था, वो ट्रू सिविलाइजेशन थी, बाद में डार्क हुई और उसके बाद ही मॉडर्न टाइम आ गया। तो ये क्लियर कट डिमार्केशन जो है वो बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं होता। इट हैज़ बीन सजेस्टेड बाय सम स्टूडेंट, कुछ इतिहासकार, कुछ हिस्टोरियंस जो हैं वो क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि 9वीं शताब्दी में भी देखो, इन द 9th सेंचुरी इन फ्रांस में देयर हैड बीन सिमिलर लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक ब्लॉसमिंग। यानी 9वीं शताब्दी में भी, अब देखो अभी तो 12वीं 13वीं शताब्दी में उसको ट्रेस किया गया था, थोड़ा और पीछे चले गए और 9th सेंचुरी में आ गए, और 9th सेंचुरी में बहुत सारे इतिहासकार, अब ये इतिहासकार क्या है, देखो धीरे धीरे जैसे जैसे हिस्टोरियंस एविडेंसेस को स्टडी करते चले गए वैसे वैसे चीजें क्लियर हुई।
बर्कहार्ट ने उस समय आपके 19th सेंचुरी के काफ़ी पहले ही जो है वो ये बता तो दिया कि हाँ इस तरीके का जो है वो क्लासिफिकेशन है, लेकिन बाद में जो स्कॉलर्स आए, हिस्टोरियंस आए और उन्होंने इन चीज़ों को समझा अच्छे से, तो एविडेंस के बेसिस पर वो ये कह रहे हैं कि 9th सेंचुरी में फ्रांस में भी हम क्या देखते हैं, बहुत सारे ऐसे साहित्यिक और आर्टिस्टिक प्रॉस्पेरिटी ब्लॉसमिंग देखते हैं। उस समय में भी साहित्य जो है वो फल फूल रहा था और जो कलाकृतियां हैं, ठीक है, आर्ट्स है, वो फल फूल रही थी। तो इसका मतलब फ्रांस में तो 9वीं शताब्दी में ही हमें रेनेसांस के एलिमेंट्स दिखने शुरू हो गए थे, तो कुछ ना कुछ तो इसका उससे लिंक होगा। चलो, The cultural changes in Europe at this time were not shaped only by the classical civilization of Rome and Greece। इसका मतलब साफ साफ कह रहे हैं कि यूरोप में इस समय जो परिवर्तन हो रहे थे, जो सांस्कृतिक परिवर्तन हो रहे थे, बेसिकली उसको आप रोम की पुरानी क्लासिकल सिविलाइजेशन से लिंक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो उसका कोई लेना देना नहीं। रोम और यूनानी जो पुरानी सभ्यताएं थी, उनके बिल्कुल भी यहाँ पर कोई इंप्रेशंस नहीं है, उनका कोई भी यहाँ पर मार्क नहीं है, कोई भी सिंबल नहीं है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो हो सकता है कुछ हद तक है, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से नकार दिया। इन्होंने कहा कि नहीं है, बट 1% हम मान लेते हैं कि ठीक है, रोम और यूनान का 1% है भी, लेकिन 99% वो चीज़ें जो सही मायने में और सच तरीके से यहाँ पर एक्सेप्ट करनी चाहिए थी। यानी यूरोप में जो चेंजेस हुए, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चेंजेस, उन चेंजेस को लाने वाले कौन थे, उन चेंजेस के पीछे का ड्राइविंग फोर्स कौन था, इसको जो है वो सही जगह यूरोपियन स्कॉलर्स नहीं ले जा रहे थे। तो अब ये नए यूरोपियन स्कॉलर्स लिंक क्या कर रहे हैं कि देखो सही मायने में उसको अगर लिंक करोगे तो वो आया कहाँ से है, एशिया वगैरह से, ठीक है। चलो, सो टेक्नोलॉजिकल एंड स्किल चेंजेस, ठीक है, जो टेक्नोलॉजीज और स्किल्स के चेंजेस थे वो कहाँ से आ रही थी, एशिया हैड मूव्ड फार अहेड ऑफ व्हाट द ग्रीक्स एंड रोमन्स हैड नोन। यानी उस जमाने में भी, जिस जमाने में आप कह रहे हैं कि रोमन सभ्यता के लोग और यूनानी सभ्यता के लोग तकनीकी रूप से, कौशल के रूप से, स्किल्ड के फॉर्म में बहुत ही एडवांस हो गए थे, तो हिस्टोरियंस की स्टडीज़ और एविडेंसेस क्या बताते हैं कि देखो एशिया की तकनीकें और स्किल्स उस ज़माने में रोमन से भी कई गुना आगे थी, ठीक है ना। मच मोर ऑफ द वर्ल्ड हैड बीन कनेक्टेड। अब क्या हो रहा था कि धीरे धीरे चूंकि संसार कनेक्ट हो रहा था, पुराने समय में इतना कनेक्शंस नहीं थे, पुराने समय में इनके सिविलाइजेशंस के बीच में एक तरीके का जो एक ट्रांसमिशन, ट्रांजैक्शन और जो मूवमेंट होना चाहिए, कनेक्शन बनना चाहिए, वो नहीं था। इसलिए रोमन्स और ग्रीक्स को आप महान बता सकते हैं अभी, और ये कह सकते हैं कि रोमन्स और ग्रीक्स जो है वो ड्राइविंग फोर्स हैं यूरोप के रेनेसांस के पीछे, बट ये ऐसा है नहीं। इवन आपको पता होगा कि जब आप याद होगा कि जब हम एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स पढ़ रहे थे, तो उस वीडियो में हमने डिस्कशन भी किया था, है ना, कि रोमन एम्परर या रोमन एम्पायर के लोग वो चाहते थे एशिया में, स्पेशली भारत के नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस की तरफ अटैक करना, उन एरियाज़ को अपने एरियाज़ में मिलाना, ठीक है ना। तो मच मोर ऑफ द वर्ल्ड हैड बिकम कनेक्टेड। अब क्या हो रहा था, चूंकि ज़्यादा से ज़्यादा संसार अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की वजह से, आप कह दें मैप्स के डेवलपमेंट की वजह से, नेविगेशन टेक्निक्स के वजह से, चूंकि इन सब का एडवांसमेंट हो रहा था, तो इनके एडवांसमेंट की वजह से अब संसार एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा था, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही थी, जिससे लोग जो है वो अब दूर तक यात्राएं करते थे और अब ये दूसरे कल्चर को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते थे और पहले की तुलना में अब ज़्यादा अवेयर होते चले जा रहे थे। क्लियर है? तो इस वजह से ये लोग दूसरे सभ्यताओं के साथ मिलते गए, टकराते गए, और इनके ऊपर किनका फर्क पड़ा आगे जाके, एक्सपेंशंस ऑफ इस्लाम एंड द मंगोल कॉन्क्वेस्ट। इन्हें समझ में आया, ठीक है, कि जो इस्लाम का विस्तार हुआ, उस इस्लाम के विस्तार के दौरान आपने देखा कि मिडिल ईस्ट से हमारे जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, है ना, यहाँ से इस्लाम का उदय हुआ, और इसके बाद इस्लाम पूरे आपके बाइजेंटाइन एम्पायर को कवर करता चला गया, और अपने पीक पर ये जो सेंट्रल इस्लामिक लैंड का एरिया है, वो जो चैप्टर आपने पढ़ा था सेंट्रल इस्लामिक लैंड का, उसमें आपको मैंने बताया कि वो जो पूरा क्षेत्र था, है ना, इस्लामिक वर्ल्ड का, वो यूरोप को भी टच करना शुरू करेगा और बहुत प्रॉस्पेरस फ्लोरिशिंग ट्रेडिंग रूट्स को इस्टेब्लिश करेगा। ध्यान रखिएगा, आगे जाके
मंगोल्स ने जब इन क्षेत्रों पर कब्जा किया तो मंगोलों ने शुरुआत में तो पहले चूंकि अब उनको ऑक्यूपाई करना था तो शुरुआत में तो ब्लंडर्स हुए ही, वहाँ पे बहुत बड़ी गलतियां का मतलब ट्रेड रूट्स वगैरह ब्रेक हुए और बहुत बड़े लेवल पर टूट फूट ये हुई है ना, डैमेजेस हुए। लेकिन बाद में उन्होंने इसको करेक्ट किया है ना, क्योंकि अब विस्तार करना था तो विस्तार में युद्ध में ये डिस्ट्रक्शन तो हो गई, लेकिन बाद में उन्होंने इसको करेक्ट किया अपने मिस्टेक्स को और उन्होंने इन सारे एरियाज को रिकंस्ट्रक्ट कराया। और इसके अलावा एशिया, नॉर्थ अफ्रीका और यूरोप के पूरे हिस्सों को ट्रेड लिंक किया या ट्रेड रूट्स को लिंक किया, ठीक है, या मैं कहूं कि लिंक किया थ्रू द ट्रेड रूट्स, व्यापारिक मार्गों के थ्रू इनको जोड़ा। क्लियर है? जिसकी वजह से राजनीतिक विकास तो हुए ही, साथ साथ क्या हुए, पॉलिटिकल लिंकअप्स हुए और पॉलिटिकल लिंकअप्स के साथ साथ जो है स्कॉलर्स का मूवमेंट यहाँ से वहाँ हुआ, आर्टिस्ट जो वगैरह थे उनके मूवमेंट हुआ, आइडियाज़ और ओपिनियंस का मूवमेंट हुआ और जिनकी वजह से लर्निंग स्किल्स बढ़ी यहाँ पर। ठीक है, तो यूरोपियंस लर्न नॉट जस्ट फ्रॉम द ग्रीक्स एंड रोमन्स, ये बात डिनाई नहीं की जा सकती कि ग्रीक्स और रोमन से कुछ सीखा इन्होंने और ग्रीक्स और रोमन्स कुछ हद तक एडवांस थे, लेकिन इन्हीं के समय जब ग्रीक्स और रोमन्स एडवांस थे उसी समय समकालीन विश्व में एशिया की सभ्यताएं इनसे भी कहीं ज़्यादा आगे थी। भवन निर्माण की, सैनिटेशन की, ड्रेनेज की जो फैसिलिटीज़ थी वो इनसे भी कहीं ज़्यादा एडवांस थी। मेटलर्जी की या जो मेटल्स को मिलाकर इक्विपमेंट्स बनाने की जो टेक्निक्स थी वो इनसे भी कहीं ज़्यादा एडवांस थी। भवन निर्माण की बात तो आप कर ही सकते हैं, आप हड़प्पा की बात करेंगे तो हड़प्पा तो रोमन से कितना पुराना है ना, तो देख लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता के जो बने हुए भवन होते थे वो कितने मजबूत होते थे। ठीक है, किस तरह से पक्की ईंटों तक का प्रयोग किया जाता था। तो कुल मिला के आप देख लें कि रोमन्स तो और ग्रीक्स तो बहुत बाद के हैं, उसके पहले ही आपके इवन मेसोपोटामिया के आसपास की जो सिविलाइजेशन है उसकी सिविलाइजेशन की बराबरी करती है हमारी हड़प्पा। तो एशिया के लोग और भी कहीं ज़्यादा जो है वो जब मतलब एडवांस है, और जब आपके ये सेंट्रल इस्लामिक लैंड का एक्सपांशन हो रहा था, अरबों का एक्सपेंशन हो रहा था इस्लाम के थ्रू, तो ये चाइना गए और चाइना में देखा आपने कि पेपर वगैरह की पद्धति उस समय तक प्रचलित थी, है ना, यानी वो राइटिंग, पेपर वगैरह पे राइटिंग करना, ये सब कुछ जो है, तो ये इस्लाम के लोगों को वहाँ से पता चला। बाद में फिर मंगोल्स वगैरह भी इसको जानेंगे और उस नॉलेज को लेके आएंगे। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि एशिया के टेक्नोलॉजीज़ फार बेटर थी। और इस पूरे 11th की हिस्ट्री में देखो जो है भी ना, वो है भी यही, मतलब पूरा एसेंस ही यही है कि वर्ल्ड हिस्ट्री को आपको वर्ल्ड के व्यू से यानी यूरोप के व्यू से नहीं देखना है, क्योंकि यूरोप की जो हिस्ट्री है बहुत कुछ वो एशिया से प्रेरित है, इसमें कोई शंका नहीं है। छुपाया गया हो, उसको उतने अच्छे तरीके से बताया ना गया हो, वो बात अलग है। तो चलिए, यूरोपियंस लर्न नॉट जस्ट फ्रॉम द ग्रीक्स एंड रोमन्स, तो यूरोपियंस ने इस दौरान सिर्फ यूनानियों और रोमन्स लोगों से नई तकनीकें, नए स्किल्स ही नहीं सीखे, ठीक है, बल्कि इसमें भारत जैसे देश, ठीक है, अरब देश, ईरान, सेंट्रल एशिया, चाइना जैसे देशों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और ये वो कर्ज है उनके ऊपर जिसको वो कभी एक्नॉलेज नहीं करेंगे, जिसका वो कभी आभार नहीं मानेंगे, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर जब इतिहास लिखा गया तो आपको भी पता है अब ये वो समय है जब यूरोप अपने टेक्नोलॉजीज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ा के जिसे वो मॉडर्न एज कह रहा है, वो समुद्री यात्राओं के दौर में निकलेगा। और इन्हीं समुद्री यात्राओं के दौर में बहुत सारे देशों के कांटेक्ट में आए यूरोपियंस, और कई सारे देशों में उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, और साम्राज्य का विस्तार करने के साथ साथ कॉलोनियलिज्म या उपनिवेशवाद को भी बढ़ावा दिया। यानी जो कॉलोनियलिज्म है वो धीरे धीरे इन क्षेत्रों में बढ़ता चला जाएगा, और यूरोप ने इन क्षेत्रों को अपनी कॉलोनी बना दी। तो अब समस्या ये थी कि जब इन क्षेत्रों में, उपनिवेशों में, कॉलोनीज में इन्होंने समझा वहाँ के कल्चर को यूरोपियंस ने, तो पता तो चला ही नहीं कि ये देखो यहाँ का कल्चर एडवांस है, बट अब वो चूंकि कॉलोनी है, अब उनको पूरा क्रेडिट दे देंगे तो फिर उनकी खुद की यूरोपियंस की सुपीरियरिटी तो फिर प्रूफ हो ही नहीं पाएगी, है ना। तो इसलिए ये इस कर्ज को जो कि एशिया, इंडिया, अरबिक मतलब एशियन कंट्रीज से, इंडियन, अरबिक और चाइनीज, सेंट्रल एशियन कंट्रीज से आया है, उसको ये यूरोपियंस कभी मानने को तैयार ही नहीं हुए, क्योंकि यूरोप को हमेशा इतिहासकारों ने, मतलब जो भी पूरी हिस्ट्री थी यहाँ पे हिस्टोरियंस ने
उसको यूरोप के इतिहास से या यूरोप के सेंटर से देखना शुरू किया। ध्यान रखिएगा, क्लियर है। तो यही कारण रहा कि ये जो परिवर्तन है वो परिवर्तन आज के डेट में यूरोप तक ही घूमते हैं। इन नए परिवर्तनों ने आगे जाकर यूरोप में, ये जब मॉडर्न टाइम आ रहा है तो यूरोप में आगे जाकर वहाँ के समाज को दो भागों में बांट देते हैं, या मैं कहूँ वहाँ का जो सिस्टम है, समाज है, उस समाज में पब्लिक और प्राइवेट के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। पब्लिक और प्राइवेट लाइफ जो होती है, ये क्या होती थी कि एक जो सोसाइटी, एक जो समाज है, उसमें दो तरीके के जीवन है। पहला है लोगों का एक पब्लिक लाइफ का मतलब हो गया जो है आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट से रिलेटेड था, गवर्नमेंट अफेयर से रिलेटेड था, ठीक है। और इसके अलावा एक प्राइवेट लाइफ होती थी। तो पब्लिक लाइफ में गवर्नमेंट होगी जो बाकी चीज़ों को, सोशल पॉलिटिकल डायमेंशंस को रेगुलेट करेगी, इकोनॉमिक डायमेंशंस को रेगुलेट करेगी। और एक होता है प्राइवेट लाइफ का मतलब होता था कि आप एक व्यक्तिगत, तो एज एन इंडिविजुअल या जो भी आपकी पर्सनल चीज़ें हैं, ठीक है, पर्सनल डोमेन से रिलेटेड होती थी, पर्सनल बिलीफ हो गए, पर्सनल ओपिनियंस हो गए, ठीक है, इवन रिलीजन के बारे में अगर कुछ बातें हो गई तो वो ये सारी चीज़ें यहाँ से लिंक होती थी, पर्सनल और प्राइवेट, ये दो डायमेंशंस आगे लाइफ के निकल के आए। चलिए, और धीरे धीरे यूरोप में इंडिविजुअलिटी, सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी जो है ये प्रिवेल होती गई। सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी क्या है? तो यूरोप में जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन बढ़ता गया, वैसे वैसे यूरोप के जो छोटे छोटे देश, जो कि आगे जाके क्या थे, पुराने समय में जो रोमन एम्पायर और क्रिश्चियनिटी, यानी रोमन एम्पायर और बाद में लैटिन और क्रिश्चियनिटी के द्वारा यूनाइटेड थे। एक समय रोमन एम्पायर ने ही यूरोप को पूरा यूनाइट किया ना। जो यूरोप का यूनिफिकेशन हुआ वो रोमन एम्पायर के बैनर के तले हुआ, और बाद में एम्पायर को, या मैं कहूँ पूरे यूरोप को, एक क्रिश्चियनिटी था जो बांधे हुए था, ठीक है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी एक तरीके से यूरोप में वेस्टर्न, नॉर्दर्न और ईस्टर्न यूरोप को पूरी तरीके से आपको एक आइडेंटिटी दे रहा था, ठीक है। तो उसी तरीके से अब यहाँ पर ये आइडेंटिटी ब्रेक होकर इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनने लग गई। यूरोप के छोटे छोटे देश अपनी पॉलिटिकल बाउंड्रीज को डिफाइन करने लग गए, और इस तरीके से ये जो बाउंड्रीज को डिफाइन किया जा रहा था, उससे उनकी अपनी खुद की इंडिविजुअलिटी जो है वो क्रिएट होने लग गई, और यूरोप में सेपरेट पॉलिटिकल टेरिटरीज जो बननी है वो शुरू हो गई, और इनकी आइडेंटिटी अब लैंग्वेजेस वगैरह के बेसिस पर होती थी, जैसे ब्रिटिश हो गए, फ्रेंच हो गए, ठीक है। तो ये बेसिक जो लैंग्वेज अपनी इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं लैंग्वेजेस के बेसिस पर इनका पुनर्गठन होना शुरू हुआ, और यूरोप एक नए स्वरूप में व्यवस्थित हो गया। कुल मिला के आपका यहाँ पे जो चैप्टर है, चैप्टर 7, वो फिनिश होता है। और चैप्टर 7 में पूरा जो हमने चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन का जो सफ़र है, इसमें पुनर्जागरण से शुरू किया था। पुनर्जागरण में हमने ये शुरू किया था कि कैसे यूरोप, जो कि ये क्लेम कर रहा था कि यूरोप में पहले जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन था वो बहुत ही सभ्य तरीके से था, ट्रू सिविलाइजेशन थी वहाँ पे, धर्म इतना ज़्यादा डीप रूटेड नहीं था। बाद में वो चीज़ धीरे धीरे कुछ कारणों से, सामंतवादी व्यवस्था, रोमन साम्राज्य के पतन के वजह से वो भूलते चले गए, और धीरे धीरे उन्होंने, चूँकि फ्यूडलिज्म सिस्टम रखा, सामंतवादी व्यवस्था रखी, इसलिए समाज क्लोज हो गया। सोसाइटी को आगे डेवलपमेंट के जो है वो डोमेन्स मिले ही नहीं, या मिले भी तो धर्म ने उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। साइंस, लिटरेचर, आर्ट्स, कल्चर, ठीक है, मेडिसिन, फिलॉसफी, ज्योग्राफी, जितने भी डोमेन्स में काम होना चाहिए था उनमें काम हुआ ही नहीं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे व्यापार बढ़ा, उस व्यापार के बढ़ने के साथ साथ इटालियन स्टेट्स जो है यहाँ पर रिवाइवल हुआ, और रिवाइवल के बाद धीरे धीरे यहाँ पर स्कॉलर्स आए, उन्होंने एक नए तरीके के व्यू को प्रमोट किया जिसे ह्यूमनिस्ट व्यू कहा गया। धीरे धीरे इस ह्यूमनिस्ट व्यू ने सारे सब्जेक्ट्स के डोमेन को टच किया, ज्योग्राफी को, फिज़िक्स को, बायोलॉजी को, ठीक है, और आपके आर्ट्स को, कल्चर को, लिटरेचर को, और हर फील्ड में लॉजिक, रीज़न जो है वो डोमिनेट होने लगा धर्म की बजाय, और इस तरीके से मॉडर्न एज जो है वो इस्टेब्लिश हो गई। आधुनिक जो है वो समय यूरोप में आया। लेकिन इस पूरे चैप्टर का जो अंतिम भाग है, खात्मा जो होता है, वो इस क्वेश्चन के साथ होता है कि क्या जो जितना भी हमने पढ़ा वो सारा का सारा
सच है? क्या यूरोप में वास्तविकता में पुनर्जागरण हुआ, वास्तविकता में रेनेसांस हुआ, और अगर है तो कितना सही, और उसमें ग्रीक और रोमन्स का कितना कंट्रीब्यूशन है? तो कंक्लूजन निकला कि ग्रीक और रोमन से भी आगे एशियंस थे, और वास्तविकता में यूरोप में जो चेंजेस आए आगे जाके सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, इनमें इंडिया, अरब कंट्रीज़, सेंट्रल एशियन और चाइनीज़ का बहुत बड़ा हाथ है। उनका उनके लिए इंडेप्टेड होना चाहिए, उनके लिए हमेशा यूरोप को क्या होना चाहिए? आभार व्यक्त करना चाहिए। तो इस तरीके से इस चैप्टर को हम यहाँ पर कंक्लूड करते हैं। अगले वीडियो में एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और उसके बाद के वीडियोस में हम चैप्टर 8 के साथ आपके सामने आएंगे। तो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू।